इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का असाइनमेंट शीट 1 मतलब फर्स्ट टेस्ट का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर हुआ था अपने 9 तारीख को किसी विद्यालय में और किसी में हुआ था 10 तारीख को मतलब आज। तो आप चेक कर लें कितने उत्तर आपने सही करे हैं और कितने गलत, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैक्सिमम मार्क्स थे, 20 नंबर का पेपर था, हर क्वेश्चन 1 नंबर का था और 20 क्वेश्चन आए हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन है अ फॉर्मल रिप्लाई रिटन इन। तो फॉर्मल रिप्लाई कौन से पर्सन में लिखा जाता है ये पूछ रहा है। तो फॉर्मल रिप्लाई आप सबको पता है थर्ड पर्सन पे लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? थर्ड पर्सन पे। एंड इनफॉर्मल रिप्लाई रिटन इन, तो इनफॉर्मल रिप्लाई किस में लिखा जाता है? तो फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। तीसरा प्रश्न है व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन फॉर्मेट इन्विटेशन रिप्लाई। तो फॉर्मेट इन्विटेशन रिप्लाई के अंदर क्या नहीं जोड़ा जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो डे और डेट, मतलब दिन और दिनांक तो जोड़ा जाता है। और वेन्यू, वेन्यू का मतलब क्या होता है? स्थान, तो वेन्यू भी होता है। और सैल्यूटेशन टू रिसिपेंट, मतलब प्राप्तकर्ता को अभिवादन भी होता है। बस नेम भी होता है इसमें, पर डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? पद। डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? पद, पर इसमें पद नहीं जोड़ा जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड साहिब फैमिली माइग्रेट टू इंडिया। तो साहिब की फैमिली इंडिया क्यों आ गई थी? तो आप सबको पता है ऑप्शन डी इसका सही है, स्वीपिंग होम्स एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स, मतलब तूफान के कारण उनके घर और खेत उजड़ गए थे, तो इस वजह से वो इंडिया आ गई थी। द रेक पिकर्स रिमेन, रेक पिकर्स किस टाइप से मतलब रिमेन थे, मतलब कैसे रहते थे? तो शूलेस थे, जिन उनके पास जूते नहीं थे। विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा के। विथ टेल्टेड क्लॉथ्स, मतलब फटे हुए कपड़ों के साथ। तो ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी। तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। छठा क्वेश्चन है गार्बेज टू देम इज। तो गार्बेज उनके लिए क्या था? तो गार्बेज था उनके लिए गोल्ड। क्या था? सोना। साहेब वाज नॉट हैप्पी वर्किंग एट। तो साहेब कहाँ पे काम करके खुश नहीं था? तो टी स्टॉल पे। कहाँ पे काम करके खुश नहीं था? तो टी स्टॉल पे। आठवां प्रश्न है व्हाट फोर्स द चिल्ड्रन टू लिव ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोटेशन का मतलब क्या होता है? शोषण। तो कौन सी चीज़ें उस मतलब बच्चों को शोषण का जीवन जीने के लिए मजबूर कर रही थी? तो एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब ज़्यादा ही दुखदायक गरीबी, अत्यधिक गरीबी। तो ये सबसे ज़्यादा इनको बच्चों को शोषण के जीवन में रहने के लिए मजबूर कर रही थी। वाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी, मतलब कहानी में लेखक को लड़के कैसे दिखते हैं? तो मॉर्निंग बर्ड्स जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? मॉर्निंग बर्ड्स जैसे दिखते हैं। अगला प्रश्न है हु एम्प्लॉयज़ द लोकल फैमिलीज़ ऑफ फिरोज़ाबाद। तो फिरोज़ाबाद के स्थानीय परिवार को कौन रोजगार देता है? तो आप सबको पता है द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब चूड़ियाँ बनाने वाला धंधा ये उद्योग करते थे। ठीक है ना, फिरोज़ाबाद में सबसे ज़्यादा ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ होती है, तो यही उनको रोजगार देता है। 11वां प्रश्न है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स हु सेड दिस वर्ड्स। मतलब आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं चूड़ियों के सिवा कुछ नहीं जानता, ये शब्द किसने कहे थे? तो आप सबको पता है ये किसने कहे थे? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी ने कहे थे। 12वां प्रश्न है व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वॉरेस्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री। यानी कांच के उद्योगों में बच्चों के काम की स्थिति क्यों ख़राब थी या किस वजह से ख़राब थी, क्या क्या दिक्कतें थी? तो हाई टेम्परेचर था, बिल्कुल सही है, तापमान बहुत ज़्यादा था। डार्क डिग्नी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, बिना लाइट और बिना एयर के थे, ठीक है। डिजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, तो बहुत अत्यधिक चमकदार रोशनी इस टाइप की लाइटें भी थी। तो ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी थे। अगला प्रश्न है व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोज़ाबाद टू पॉवर्टी। इसका मतलब है कि फिरोज़ाबाद के चूड़ी उद्योग में कामगारों को क्या गरीबी के लिए मजबूर करता है? तो कौन सी चीज़ उनको गरीबी के लिए मजबूर करती है? तो आप सबको पता है कि कास्ट एंड एंसेंस्ट्रल प्रोफेशन, इसका मतलब है जाति और पुश्तैनी धंधा, उनका पुश्तैनी धंधा था और उनकी जो जात थी इस वजह से भी। कर्म थ्योरी और सोसाइटी, सोसाइटी और कर्म थ्योरी भी उनको मजबूर करती है, समाज भी। और ये क्या है? ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? तो नौकरशाही और राजनीति। तो नौकरशाही और राजनीति दोनों उनको मतलब मजबूर करती थी। तो ये सारे ऑल ऑफ दिस इसमें आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस।
आगे चलते हैं। व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम? तो मुकेश का सपना क्या था, क्या बनने का सपना था? तो टू बी अ मोटर मैकेनिक, तो मोटर मैकेनिक बनना चाह रहा था वो। 15वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उदीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग? जब वह जवान था तो उसने उदीपी प्रे से क्या प्रे किया था? तो इसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? अ पेयर ऑफ शूज़, जूतों के लिए उसने प्रेयर किया था। द रेक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि कूड़ा बीनने वाले की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उसके पास था, क्या था उनके पास? तो राशन कार्ड था। क्या था? राशन कार्ड था। 17वां प्रश्न है, द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज़? तो देख, इसमें फ्रेल का मतलब क्या होता है? तो फ्रेल का मतलब होता है दुबला या कमज़ोर। तो दुबली या कमज़ोर वुमेन कौन थी मुकेश के घर में? तो उसके बड़े भाई की वाइफ, एल्डर ब्रदर्स वाइफ। अ सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन सुहाग, तो सुहाग का क्या सिंबल होता है? तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो जैसे बिंदी तो काट दिया था, और कुछ बंदों ने सिंदूर लगा दिया। किसी ने सिंदूर लगा दिया कुछ बच्चों ने, और कुछ बच्चों ने बेंगल्स लगा दिया, चूड़ियाँ लगा दी, और कुछ ने ऑल ऑफ दिस लगा दिया। ज़्यादातर ने ऑल ऑफ दिस का यूज़ किया है, पर मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ऑल ऑफ दिस इसमें सही है, पर आपको ऑल ऑफ दिस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अब आप कहोगे कि ऑल ऑफ दिस सही है, फिर भी आप कह रहे हो क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो आपकी NCERT जो आपकी किताबें हैं वो कहती है कि बेंगल्स है सुहाग की निशानी। तो आपकी किताब के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना, तो बेंगल्स इसमें सही माना जाएगा, ठीक है। और 19वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैक पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स। तो इसमें लेखक के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कूड़ा बीनना हो गया था। क्या हो गया था? तो वो कुछ दिनों में क्या हो गया था? फाइन आर्ट बन गया था, मतलब एक कला बन गई थी। और 20वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? यानी टाइटल क्या प्रतीत करता है, क्या बताता है? तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। इसका मतलब क्या है? लॉस्ट मतलब आपको पता है खोना, ब्लूमिंग मतलब खिला हुआ, और बचपन, तो खिला हुआ बचपन को खो देना या फिर खिले हुए बचपन को नष्ट हो जाना। तो इसी का यही सिंबलाइज करता है लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल, ठीक है ना। तो ये टाइटल परफेक्ट दिया हुआ है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको मैं एक और सलाह दूंगा कि MCQ क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें। मैं हर वीडियो में भी यही कह रहा हूँ, जितने भी मैंने कार्यपत्र के कराए हैं, तो प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कराए हैं, सब में मैंने आपको यही सजेशन दी है कि MCQ क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि MCQ क्वेश्चन आता है तो पूरा सही होगा, नहीं आता है तो पूरा गलत हो जाएगा। तो MCQ क्वेश्चन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। आएगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं आएगा तो 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए MCQ क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, मल्टी चॉइस क्वेश्चन पे, अबसद्य वाले क्वेश्चंस पे। और मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ भी लाऊंगा जल्दी, तो आप तैयारी करते रहें और अपना 100% दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।